प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं असदुल्ला खान। नाज़रीन, कल सईद गनी साहब ने अदालती हुक्म को रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने कहा था कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा, घर नहीं गिराऊंगा लोगों को। बहुत सारे सवालात भी पैदा हुए और बहुत सारे मसाइल भी, कुछ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आने लगी। यहाँ तक कि सिंध के कुछ वज़रा ने तो वफाक को ललकारना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि वफाक जान ले कि हम ये नहीं होने देंगे। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वफाक को किस तरह से फरीक बना रही है सिंध गवर्नमेंट। फिर वहाँ पर शादी हॉल्स गिराए जाने पर जो नोटिफिकेशन दिया गया उस पर एक हंगामा खड़ा हो गया है। कल शादियाँ जो हैं वो खटाई में पड़ गई हैं जो कल होने जा रही हैं, क्योंकि शादी हॉल्स हड़ताल पर चले गए हैं। MQM भी एक फरीक बनकर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रही है। तो इस मामले को ज़रा देखेंगे कि किन लोगों को बचाने के लिए ये सिंध हुकूमत रिलक्टेंट दिखाई देती है या वजूहात वाकई जेन्युइन है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो साहिवाल वाकया हुआ था उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स पर काम तेज़ करने का हुक्म दिया इमरान खान साहब ने। और उसके नतीजे में जो पहला अमल देखने में आ रहा है वो ये है कि कुछ थानों को मॉडल थानों में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो क्या थानों को मॉडल थाने बनाना ही पुलिस रिफॉर्म्स कहलाता है या कुछ और भी, इस पर देखेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे पार्लियामेंट जो है ये गैर संजीदा लोगों का एक मरकज़ बन के रह गया है। कोई प्रोडक्टिव काम वहाँ पर हो नहीं पा रहा और कौम जो है वो सिर्फ एक बॉयकॉट का मंजर देखने के लिए या एक इश्ताल अंगेज तकरीर सुनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने टैक्सेस के मद में वो दे रहे हैं। तो क्या हासिल हो रहा है इससे? ये तमाम मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के। मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद, मालिक साहब तशरीफ़ रखते हैं, रऊफ़ क्लासा साहब मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मालिक साहब देखें, आपसे मोहब्बत का आलम क्या, आपका नाम जो है वो अभी तक हम आपको याद कर रहे हैं। मोहब्बत क्या है? मेरे सेट पे काबू किया हुआ आपने, मेरी कुर्सी पे आप बैठ के, तो आप ये क्या साथ में जाना चाहते थे? देखो कितना माइनर। अच्छा, इट फील्स वेरी स्ट्रेंज। आप उसी स्टूडियो में प्रोग्राम करते हैं और बैठे हो, लेकिन अब रियलाइज किया कि इस टाइप पे कितनी रिलैक्सिंग है काम, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं रहो, आराम से। टाई पहनना भी जरूरी नहीं है। राइट। अच्छा मालिक साहब, सईद गनी साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं कर सकते, वजारत चली जाएगी, ये घर नहीं गिरा सकते। अच्छा, अब उसको अगर वाकई देखें भी तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, पिछले 40 साल में इतनी गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं और फिर वो हाई राइज बिल्डिंग्स, फिर लोग वहाँ पर मुकीम हैं, एक इंसानी बुनियादों पर लोग कह रहे हैं उसको देखें। ये क्या मामला है? क्या वाकई सिंध गवर्नमेंट इसको कर नहीं सकती या फिर उन लैंड ग्रैबर्स को जिनसे रिश्वतें लेकर फेक अकाउंट्स में पैसे डाले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है? मेरा ख्याल है कि अब तो इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे कि इतना सिंपल चीज़ नहीं कि आप इतने घरों को तोड़ दें। फिर वही बहस हो जाएगी कि उस वक्त ये अथॉरिटीज़ कहाँ थी जब ये सब कुछ बन रहा था। हम इसीलिए दो इश्यूज़ के ऊपर मैं प्रोग्राम्स भी करता रहा हूँ इसी कमरे में बैठ के और इस इश्यूज़ को उठाता रहा हूँ कि दो मुझे डिसीजंस पे बड़ा एतराज़ था सुप्रीम कोर्ट के। एक, जब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बिल्डिंग रेगुलराइज हुई, एक जो बैरिया के ऊपर रेगुलराइजेशन की बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन बैन बना, वो इशू क्या था? और आज भी वही बयान आपने सुने, अगर वो रेगुलराइज हो सकता है बनी गाला तो कराची क्यों नहीं? अगर वो कानून का इशू यही है, जब आप गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं तो फिर वो लीगल प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट एक प्रेसिडेंट सेट करती है और अपनी तरफ से एक विजडम में डील मेकिंग करती है तो फिर वो कानूनी बड़े खौफनाक उसके असरात होते हैं। अब ये सीरियस इशू है कराची का। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स एन पॉसिबल पोजीशन कि वो कराची में इतने घर नहीं गिराए जा सकते। आपको कुछ ना कुछ उसका मिडल ऑफ द ग्राउंड तरीका निकालना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, उसका मतलब ये नहीं है, आप कम से कम इतना गवर्नमेंट ज़रूर करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास बात करे, लेकिन जिन लोगों ने ये तामीरात होने दी, जिन्होंने बिल्डर्स ने बिलियंस कमाए, जिन हाउसिंग अथॉरिटी, सिंध हाउसिंग अथॉरिटी वाले अफसरान उस ज़माने में थ्रू आउट द ईयर्स रहे हैं, उनको बिल्कुल लीगल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, रगड़ना चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए ताकि ये रुक जाए। इस चीज़ को आप अंडू इम्पॉसिबल है इतने सैकड़ों घर निकालना। कमर्शियल एंटरप्राइजेज आप तोड़ सकते हैं, दुकानें, प्लाजाज, वो भी एक इशू है, बट एटलीस्ट आप घरों में से बच्चों को, औरतों को सड़कों पे नहीं फेंक सकते ऐसे वक्त में जब इकॉनमी भी बूमिंग ना हो। पहले ही माशी हालात लोगों के ख़राब है, लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, सब कुछ है। वहाँ पे जब आप लोगों को, और ये वो इलाके हैं ज़्यादा जहाँ पे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं,
उनकी कोई सेविंग्स भी नहीं है, फॉल बैक भी नहीं है। इस मुल्क में कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, कोई सोशल नेट नहीं है जिस तरह बाहर आपका होता है। तो ऐसे में ये बड़ा आसान है कि जी गवर्नमेंट गिरा दें और ये भी मुमकिन नहीं है शायद कि वहां पे लोगों को आप डिस्प्लेस कर दें, उनको मुतबादिल जगह दें, उनके कारोबार हैं, उनके स्कूलिंग है। कारोबार पे तो फिर भी एक स्कूलिंग है बच्चों अनदर की, थिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन घर जौन सा है, घर तो आप सड़क पे तो नहीं बच्चों को, औरतों को सड़कों पे फेंक सकते, बिकॉज वन डे सुप्रीम कोर्ट वोक अप, ऐसे नहीं होता जी। अच्छा क्लासेस साहब, ये JIT रिपोर्ट की अगर सफर नंबर 22 को देखें तो इस पर वो सोर्सेज बताए गए हैं कि जहां जहां से फेक अकाउंट्स में जो है वो पैसे आते रहे। अब उनमें से 2-3 जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो उसमें लैंड ग्रैबर्स से जो रिश्वत ली जाती रही वो भी JIT उसमें फेक अकाउंट्स में आते रहे। तो अब एक तरह से देखा जो फिर मंजूर कादिर काका का नाम जो है वो अलग है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाद से, वो भी JIT का हिस्सा है। तो ये सारे लोग इस पूरे खेल का हिस्सा रहे हैं। अब अगर वाकई इसको रेगुलराइज करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल करती है सिंध गवर्नमेंट या सईद गनी साहब, तो फिर ये सारा ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये जैसे मालिक ने कहा, वैसे तो कैच 22 की हमें लग रही है सिचुएशन, वो ठीक है कि एक ह्यूमैनिटेरियन एक इशू एक तरफ पे है। अब दूसरी जो बात है उन्होंने जस्टिस गुलजार साहब ने की, ज़रा हमें उन पे भी गौर करने की ज़रूरत है। 10-11 साल से पीपल्स पार्टी पावर में है। अगर इन्होंने कराची शहर को आज कोई कह सकते इंसानों के रहने के काबिल बनाया होता, उसको डंप सिटी ना बना देते, उसकी इतनी बुरी हालत ना कर देते, तो शायद मेरा ख्याल है आज वहाँ पे जस्टिस साहब को, आपका क्या ख्याल है, उनको शौक है उनको गुलजार साहब का कि वो बैठ के लोगों को वहाँ पे उनको घरों से निकलवाएं, उनको डिमोलिश करवाएं, या लोग बेरोजगार हों, वटेवर। आपने जो कराची की हालत कर दी, मुझे याद है हम गए थे 2015 में गए थे, दुनिया के इतने गंदे शहरों में से मेरा ख्याल है ये कराची इन्होंने बना दिया था। इसमें पीपल्स पार्टी की एक अपनी हुकूमत है, 10-11 साल बड़ा पीरियड होता है सर। आपके पास आप उनको देखें, शेर शाह सूरी को 4 साल मिले थे, उन्होंने यहाँ से उनको भी भगा के मारा था, उनको आपको याद होगा हुमायूं को यहाँ से शिकस्त दी, उन्होंने रिफॉर्म्स भी की, GT रोड भी बना ली और बहुत सारे उन्होंने आके अच्छी खासी चीज़ें भी कर 4 सालों में। उन पे पेपरा नहीं लगता था हुमायूं तो ये कौन सा पेपरा लगवा लेते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए इन्होंने कौन सा पेपरा अपने ऊपर लगवा लिया? कौन सा ऐसा काम है जिन्होंने कानून के तहत करने की कोशिश की? एक चैनल पे आप कराची छोड़ें, बात ये पहले क्यों नहीं लोग बोलते। आज किसी एक न्यूज़ चैनल पे एक रिपोर्ट चल रही थी कि जी कोयटा के अंदर जो सिस्मिक जोन के अंदर है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाबंदी हैं, नेचर ऑफ किस हाइट तक बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग कोड से ज़लज़ले बहुत आते हैं वहाँ। तो वहाँ पे आज एक रिपोर्ट चल रही थी कि जी वहाँ पे मल्टी लेवल प्लाजास बनने शुरू हो गए हैं हार्ट ऑफ द सिटी में। अब एक खबर चली है, अब होगा कुछ नहीं, फिर 6 साल बाद अचानक कोई जागेगा और फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। बात यह है कि जब तक आप कहीं पे इन करप्ट ऑफिशियल्स को रगड़ा नहीं देंगे, ये ब्रेक नहीं लगेगी। अच्छा, लेकिन मालिक साहब वो हुआ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ना, अगर KMC है या KDA है या ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, यहाँ पर पहले सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ हुई हैं, अपने अपने लोग भर्ती कराए गए हैं, अपने अफसरान रखे गए हैं, फिर उन अफसरान से अप्रूवल्स ली गई हैं, उसको कमर्शलाइज करवाया गया, फिर वो तामीरात हुई हैं। अब वो सारा काम एक सिस्टम के तहत, एक प्लानिंग के तहत किया गया। करप्शन कभी भी नेटवर्क के अलावा नहीं होती। अकेला आदमी ईमानदार हो सकता है, अकेला आदमी करप्शन नहीं कर सकता। ईमानदारी सब साइड पे बैठ के जिंदगी गुजार लें, करप्शन के लिए नेटवर्क बनता है और ये कोई नई बात नहीं। यू हैव टू हैव अ नेट। इसलिए करप्ट लोग क्यों स्ट्रांग होते हैं? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 ऑनेस्ट आदमी है और 10 करप्ट है, 10 स्ट्रांग होंगे क्योंकि वो इकट्ठे काम कर रहे होंगे। 50 अलग-अलग आपके अपना ईमानदारी की मस्जिद में बैठा होगा और उनकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। करप्ट हमेशा इसलिए स्ट्रांग होता है। लेकिन कोर्ट्स का ये ज़रूरी है, कोर्ट्स अगर चीज़ों में फिर हाफ बेक ना घुसें। अगर आप घुसें एक मसले में, फिर सोल्यूशन के साथ जाएं। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप जाके हज़ारों लोगों को बेघर कर दें, प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये कर सकते हैं, यहाँ रेड लाइन ड्रॉ करें, लेकिन जो लोगों की वजह से वो इलीगैलिटी हुई है उनको कोर्ट्स मैंडेटरी करें कि जी डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को इतने अरसे में इनकी इंक्वायरीज करें, इतने अरसे में अपनी लोअर कोर्ट्स को डायरेक्ट करें कि ट्रायल्स ख़त्म करें। अगर टेररिज्म के केसेस आप टाइम स्टिपुलेट करवा सकते हैं, अगर नवाज शरीफ का आप कोर्ट का कह सकते हैं 6 महीने में फैसला करें, तो मुझे बताएं कराची में अगर कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है लीगल कंस्ट्रक्शन में, तो कहे कि जी आप 3 महीने 4 महीने में इंक्वायरी करें इन तमाम ऑफिसर्स की और 3-6 महीने में आप फैसला करें। पुट अ डेफिनेटिव लाइन एंड सोल्यूशन ऑन इट, हो जाएगा हल। इनको आप अंडू नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहीं पे आप रुक जाएं तो बहुत बड़ी बात है।
प्लाजा इसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स हो रही हैं जिसका कोई मौका हम हाथ से जाने नहीं देते, चाहे साहिवाल का मामला हो, चाहे किसी की मतलब हमने कल मैं जिक्र कर रहा था प्रोग्राम में कि कुलसूम साहिबा की वो बिस्तर मर्ग पर थी तो वहाँ पर भी उस पर भी सियासत होती कि वो बीमार नहीं। अब यहाँ पर विफाक को ललकारना शुरू कर दिया सिंध के वज़रा ने। मुर्तज़ा अवाब साहब कह रहे हैं विफाक सुन ले कि हम ये ज़्यादती नहीं होने देंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, विफाक यानी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका अवेल करके तो ये इस तरह की स्लोगनिंग हो रही है। सर अब इसमें एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू फिर आ जाता है। पीपल्स पार्टी की तो मैंने बता देना कि उनकी प्रायोरिटीज जो भी हैं, सिंध के अवाम उनके हथे लग गए हैं माशाल्लाह। सिंध के भाइयों को जैसे आमिर मतीन साहब बड़ी सलाम मार सलूट करते हैं, हमारा भी सलूट है उनको सर। वो उनके साथ खुश हैं, वो कहते हैं मियाँ बीवी राजी थे क्या करे काजी। वो पीपल्स पार्टी के साथ खुश हैं, वो कहते हैं हमें ये लूट लें कुछ कर लें, भुट्टो साहब के नाम पे हम अपने ही लुटेरों को और अपने कातलों से हमें प्यार है। अब उनको प्यार है तो उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सिंधी जाने और हमारे भाई उसके बाद जरदारी साहब जाने। वो ठीक कहते लड़काते हैं, उनका तो बनता है लड़काना। वो कहते हैं यहाँ पे आप हमें हरा के देखें, अगर पकड़े जाएं कहीं पे फंस जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह देती है जनाब आपने सुना होगा कि जनाब बिलावल साहब को कुछ नहीं कहना, ये बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को चला रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी हम सारे जानते हैं, अब उस पर क्या बात हो सकती है, या जरदारी साहब की लेगेसी क्या हो सकती है। अब दो काम हुआ इसमें। अब थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनने की मैं कोशिश करता हूँ पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात अभी इन्होंने भी की है कि प्रेसिडेंट बनते हैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म की दो उनकी रिहायशें हैं, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर रेगुलाइज किया गया है। ये शायद पाकिस्तान के लोगों को ज़रा नहीं पता होगा। एक बनी गाला वाली हमने देखी। अब जब आप यहाँ होलियर देन पोप की पोजीशन लेते हैं देन यू हैव टू एक्ट लाइक ए पोप एज वेल। इमरान खान साहब की दो रिहायशें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे जिनको रेगुलाइज किया गया है। एक बनी गाला वाली थी और दूसरी ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 में। अब ये बिल्डिंग भी गैर कानूनी थी सर, जहाँ पे इमरान खान साहब का फ्लैट है 4-5 करोड़ रुपए का, वो भी गैर कानूनी और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इसको रेगुलाइज कर दे, वो भी हो गई। वो बनी गाला का भी हो गया, वहाँ पे इनकी भी थी और भी लोग थे वो भी रेगुलाइज हो गई। बाकी गरीब गुरबा जो थे उनकी इन्होंने वहाँ पे बिल्डोजर फेर दिए हैं, वो फेरने भी थे, चलो हम मानते हैं, हम सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत सारे गलत और बड़े बड़े कब्जे हुए थे। सो जब ये फैसले आएंगे कि मुल्क के वजीर आजम के जो दो रिहायशें हैं वो तो रेगुलाइज होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर कि जनाब ये खैर है इसका जुर्माना दे दें या इसका जनाब एक काम करें, वह खैर है जितना भी आपका जहाँ पे मलिया मेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे आप कर लें, कुछ नहीं होता जी, और कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ कहते हैं वहाँ पे कि नहीं जनाब ये सारी चीज़ें गिराएं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप कैसे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं या जो आपके क्रिटिक्स हैं उनको मौका मिलता है कि मुल्क के वज़ीर आज़म के अगर रिहाइश गए हैं, दोनों पे क्वेश्चंस हैं, दोनों को इरेगुलर करार दिया गया, दोनों पे इंक्वायरीज हुई हैं, दोनों पे कमीशन बनते रहे, उनको तो रेगुलाइज किया जा रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं तो वो फिर उनको रेगुलाइज नहीं करते। अब ये जो उसमें आती कंट्राडिक्शंस आती हैं ये लोगों के जहनों में आती हैं कि गरीब के लिए कुछ और कानून बन जाता है, अमीर के लिए कुछ और बन जाता है। ये एक इसका पहलू है जिस पे होगी। अब इमरान खान साहब को देखना चाहिए था कि आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आपने फैसले करने, आप पे लोगों की तवक्कुआत हैं, बहुत बड़ी तादाद ये समझ बैठे हमारी आखिरी उम्मीद है आप। हालांकि हमारे यहाँ तो यह कि बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी गुनाह लोग आते जाते रहते, कोई उसमें नागुज़ीर नहीं होता। जब हम यहाँ पे नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, हमारे जाने के बाद भी चलती रहेगी, ये हज़ारों साल से चल रही है, हज़ारों साल चलती रहेगी एक चीज़। सो ये वो मेरा ख्याल कंट्राडिक्शंस हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म को चाहिए था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 1 का इशू बना था इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था कि सॉरी यार मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए, यहाँ से मेरे पैसे वापस करें, मैंने कल को आके मुल्क को चलाना है और मैं बनने वाला हूँ वज़ीर आज़म। सो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि रेगुलाइज इसलिए हो रहे हैं मुल्क के वज़ीर आज़म का यहाँ पे फ्लैट है और ये इसका लॉ मिनिस्टर का भी सुनना है सर, इसमें फ़रूक नसीम साहब का भी फ्लैट है। अब जो मुल्क का लॉ मिनिस्टर है जिन्होंने इन केसेस को लड़ना है कि ये गलत चीज़ें हुई हैं, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन में जाना है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को गाइड करना है। फ़रूक नसीम साहब ने भी 5-6 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रखा है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन 1 में, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर वाली बिल्डिंग में। मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी ले रखा है, रेगुलाइज तो होना था, हो गया। तो ये वो इश्यूज हैं जो आम आदमी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन रेज करेगा। और जब हमारे जैसों ने क्वेश्चन रेज किए थे, मैंने, मालिक ने और आमिर मतीन ने, हमें बुला के उन्होंने कहा जनाब जज साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने आपको जरूरत कैसे हुई है सवाल उठाने की। चलो हम तो जो माजरत से माफ़ी सही हाजिर से मजाल है, हम तो डर के आके जनाब हमारी क्या जरूरत के हम सुप्रीम कोर्ट से लेते। वैसे ये लकी रहे, इनके हिस्से की डांट डपट मैं खाया था। कहाँ मालिक साहब, देखिए मालिक साहब नहीं आए, लाहौर बैठे, लाहौर में थे। ये देखें तख्त लाहौर का स्टाइल देखें, ये तख्त तो इन्होंने साउथ पंजाब का सराइकी को आगे कर दिया सर, इसकी जरा डांट डपट कर लें, उन्होंने मुझे डांट डपट मैं हाजिर से। सो ये इसीलिए तो हम सराइकी सुबह बनने नहीं देते, फिर साड़ी था अदालत कौन जाएगा। ये देखें इन्होंने मुझे आगे कर दिया कि जाए जनाब अदालत में जज साहब से डांट डपट के मैं खा के आएगा एक गरीब नहीं। लेकिन मैं बताऊं ऑन अ सीरियस नोट, बड़ा खौफनाक प्रेसिडेंट है। आपने प्रेसिडेंट ये बन गया है कि इफ यू हैव बिलियंस यू कैन बाय लेजिटिमेसी।
और अनफॉर्चुनेटली एट द हाईएस्ट लेवल हमारा एक ही एतराज़ था इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और यही वही चीज़ें अब चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, कि जब कोर्ट का तरीका होता है वो कहते थे ना लेट द हेवंस फॉल, दुनिया दिख गया जाए जनाब, आप ब्लैक एंड वाइट लेटर लॉ को इम्प्लीमेंट करें लेटर स्पिरिट में, आप डील मेकिंग नहीं कर सकते। जब डील मेकिंग करते हैं आप अगर ये सोचते हैं कि मैं 15 बिलियन मिल गया आपको इस डील के तहत और वो भी 8 सालों में अगला देगा, वो भी बड़ी मज़ेदार डील है। एनीवे चले 15 बिलियन आपने ले लिया, 15 बिलियन की क्या औकात है आज के ज़माने में? आप एक बड़ा कमर्शियल प्लॉट लेने चले जाएं ब्लू एरिया में तो वो उसमें ये उसकी औकात है 15 बिलियन की। लेकिन हमने प्रेसिडेंट क्या सेट कर दिया कि जितना बड़ा आप जुर्म कर लें उतने ही चांसेस हैं कि वो आप कल को लेजिटिमाइज कर लेंगे, बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू बाय लेजिटिमेसी। और जितने आप गरीब हैं छोटे हैं तो उसी हरकत ना करना, मारे जाओगे, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय लेजिटिमेसी। अभी वहां पर ये अफोर्डिंग, हमने आज तक जुमला सुना था अफोर्डिंग मोरालिटी, ये पहली बारी हुआ है अफोर्डिंग लीगैलिटी। ये बड़ा खौफनाक एक फ्रेज है और ये मेरे नज़दीक बहुत ही, और आपने एक चीज़ देखी है जब कराची में केस चला तो बहरिया के लॉयर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन 1 में किया था हमें भी उस तरह की डील दे दें, कल को मैं भी डील मांगूंगा, ये भी मांगेगा, हम फिर देखेंगे किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट इनकार करती है। एंड आई टोटली एग्री विद हिम, किसी भी कंट्रोवर्सी से पैदा होते हैं, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव एब्डिकेटेड दैट प्रॉपर्टी और कहते हैं कि इसमें मेरा ताल्लुक राइट सर। एक ब्रेक ले लें, मुख्तसर सा ब्रेक के बाद वापस आके जरा देखते हैं कि ये पुलिस रिफॉर्म्स किस चीज़ का नाम है, किस अमल का नाम है पुलिस रिफॉर्म्स। क्या थानों को मॉडल थाने बना देने का नाम पुलिस रिफॉर्म्स है, क्या वर्दी तब्दील करने का नाम है, क्या वहाँ से क्रिमिनल्स को निकाल देने का नाम है, क्या है, और वो कौन सा अमल था जो करके केपी में रिफॉर्म्स लाई गई हैं, और वो कौन सा मॉडल है जिसके तहत पंजाब पुलिस को तब्दील करना है, क्या जहन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी हुकूमत के और इमरान खान साहब के। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। पुलिस रिफॉर्म जैसे अहम मौजू पर आने से पहले जो पहले गुफ्तगू हो रही थी कि किस क्राइटेरिया पर आप कुछ बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करते हैं और कुछ पर नहीं करते, उसमें क्लास साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सर मैं ये है कि उनको जस्टिस गुलजार साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं वो और फ्यूचर के 1 साल बाद वो चीफ जस्टिस हैं, कि वो कराची शहर को ऊन करते, कराची उनका है, बंदे का दिल दुखता है, उनको तकलीफ होती है। उन्होंने ऐसे आपका अगेन ये केस आज का भी नहीं है, ये पिछले कुछ 6-7 साल से सुन रहे हैं। ये 2010 में मेरा ख्याल है उस वक्त कराची सिटी के जमात इस्लामी के जो मेयर थे, उनका नाम था नेमतुल्लाह खान साहब, बड़े अच्छी रेपुटेशन वाले, बड़ी अच्छी साख के बंदे थे, बड़े अच्छे काम भी किए नेमतुल्लाह खान साहब ने। वो लेके गए थे पिटीशन के शहर के साथ बर्बादी हो रही है, और ये सारी, इससे पहले अगर आपको याद होगा वो जो कालम निगार थे इंग्लिश के बहुत अच्छे थे, कावज जी, वो बेचारे लड़ते लड़ते खत्म हो गए। कराची में तो कोई बंदे नहीं रह गए कि इन्होंने कराची को एक अजीबोगरीब करके बना दिया है। और बहुत सारे कराची के लोग हमें कहेंगे आपका क्या काम है, भाई हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में बर्बादी शुरू हो गई है। जो हमारा रोना है, यहाँ दरख्त काटे, आपको याद है ये पीटीआई वाले सबसे बड़े उस वक्त ड्रामे करते थे हमारे साथ मिलकर, दरख्त काटे थे, हमने बैठ के रोला डाला, उस पर चीजें की, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, उस एम्बेसी रोड वाले सर, उन्होंने उसके बाद भी आके ही उन्होंने इन्हीं के ही, आपको याद होगा ये आइन के मिनिस्टर हैं जो ये क्लाइमेट के, ये हमारे साथ होते थे जुलूसों में, असद उमर साहब होते थे, इन्हीं के दौर में फिर कटे हैं सर, इन्होंने काटे हैं। इस्लामाबाद भी उसी तरीके से ही तबाह बर्बाद हो रहे हैं जैसे इन्होंने कराची को किया, लाहौर को किया है। ये पहले बर्बाद करते जाते हैं और फिर जब इनसे कोई बात करने की कोशिश करे तो ये कहते हैं आप लोग कौन होते हैं ये हमें कहने वाले, क्योंकि लोगों ने हमें मैंडेट दिया। फिर लोगों ने आपको शहरों को यहाँ पे अच्छा करने का मैंडेट दिया या इनको तबाह करने का आपको उन्होंने मैंडेट दिया। अभी देख लें जाते जाते क्या हुआ सर, इसमें इस्लामाबाद के शहरों को कोई टक्के का फर्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि लोगों को उन्होंने आके उनकी साइकी को तबाह कर दिया कि आपने एजिटेट नहीं करना, अपने राइट्स के लिए खड़े होना। अर्जेंटीना पार्क, इसके साथ यहाँ पे पोली क्लिनिक है सर, उन्होंने पोली क्लिनिक की जमीन सारी इसकी पार्क की जो जमीन है अर्जेंटीना पार्क की 2.5 एकड़ के करीब है, वो उन्होंने दे दिया उसको पोली क्लिनिक को कि हॉस्पिटल वाले अपनी आके एक्सटेंशन कर लें। ये दुनिया में कभी आपने सुना है कि पार्क्स की जमीन जो है वो हॉस्पिटल आके उसको वो कर ले, नेक्स्ट कर ले कि तुम ले लो। वो भाई ऑलरेडी इस्लामाबाद में बहुत पॉपुलेशन हो गई, यहाँ पे आपकी गाड़ियां बहुत हैं, बंदे बहर हैं, आप 4 हॉस्पिटल बहर क्यों नहीं बनाते? आप एक यहाँ बाराखाऊ साइड पे बनाए, एक रवाज साइड पे बनाए, आप यहाँ पे आपको फतेह जंग साइड पे बनाए, शहर से निकालें यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? अक्लमंदी देखें प्लानर्स की, हमारी ब्यूरोक्रेसी बाबूज की और सीटीओ को दाद दें और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री वालों को,
उन्होंने इसकी बजाय कि हॉस्पिटल निकाला जाए यहाँ से, इसको निकाल के शहर से बाहर ले जाएं पार्क ताकि खत्म जो कर बेचारे गरीब लोग हैं उनको वहीं इलाज की फैसिलिटी। उन्होंने कहा नहीं पार्क खत्म कर दो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी कि आप ये कर लो। लाहौर में हो रहा था तो उस पर चीफ जस्टिस साकिब साहब ने हेयरिंग करते हुए हॉस्पिटल्स को बड़ा लताड़ा कि आपने कैसे ये बाहर की जगह ले ली, या ये ग्राउंड था वो आपने कैसे पार्किंग में आपने शामिल कर आप लिया। देख गए अर्जेंटीना पार्क, मेरा ख्याल है इस पे उनकी बड़ी हम इज्जत करते हैं चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं, उन्हें रिव्यू करना चाहिए उनको खोसा साहब को। और पार्क की जमीन जो अर्जेंटीना पार्क है बिल्कुल इन द हार्ट है, आप इनको ऑर्डर करेंगे जहाँ के बाहर बने हॉस्पिटल, बाहर के लोगों को जरूरत है बेचारे जो इसके सबर्ब में रहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा पूरी दुनिया में ना अब वर्टिकल एक्सपेंशन होती है, पाकिस्तान में अभी भी है, चौड़ाई में चलते हैं। आप वर्टिकल जाएं, पूरी दुनिया में जाएं, हॉस्पिटल जो से हैं 20-20 एकड़ पे नहीं है, 1 एकड़ सम ऑफ द बेस्ट होटल 1-1 एकड़ पे हैं, वर्टिकल जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 8-10 मंजिला बना लें, टावर बना लें। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मैं अगले उस पर आता हूँ, लेकिन इसमें भी वैसे मेरे जहन में ये आ रहा था हमारे साहब के लाहौर में एक हॉस्पिटल पे एतराज था कि प्लाजा में हॉस्पिटल कैसे बना लिया, तो वो अब आप वर्टिकल की तजवीज़ दे रहे हैं तो एक एतराज इस पर लग चुका हुआ, पता नहीं अब इसकी कानूनी पोजीशन क्या है। एनीवे, ये पुलिस रिफॉर्म्स मालिक साहब क्या चीज़ है, क्या होती हैं जब पुलिस रिफॉर्म्स करनी होती हैं, कैसे होती हैं, और ये कैसे की गई थी खैबर पख्तूनख्वा में? वो जो सक्सेसफुल या आइडियल मॉडल एक वहां पर लाया गया है, आइडियल मॉडल वो क्या था? और जो पहली बात तो यह है कि पख्तूनख्वा का जो कल्चर था हमेशा से डिफरेंट है। पख्तूनख्वा की पुलिस हमेशा से बाकी पुलिस से बेहतर थी, और उसमें पुलिस से ज़्यादा आपका सोशल फैब्रिक का बड़ा वहाँ ताल्लुक था। जिस तरह वहाँ कॉन्सेप्ट था कि जरगा सिस्टम, जरगा लोगों का ट्राइबल इज्जत बेइज्जती के कॉन्सेप्ट कुछ और थे। पंजाब असल प्रॉब्लम, पंजाब और सिंध जहाँ पे असल प्रॉब्लम है। बात है नीयत की। मेरी हमेशा से बिलीफ है कि रियासत अगर कोई चीज़ करना चाहे तो हर रियासत के पास हर काम करने के रिसोर्सेज भी हैं और एबिलिटी भी है करने की। बात है नीयत की कि करना चाहते हैं कि नहीं। आप नासिर दुरानी को लेके आए, जिस तरह गया हम सबके सामने जी, वो ऐसे बीमार हुए, ऐसे उनको ज़ाती मुसीबतें पड़ी, अचानक उनको निकाल दिया गया। जब आपने नैब की वहाँ पे बनाया सेटअप KPK में, तो सडनली वो भी लपेटा गया। इशू ये है कि एक इक़्तिदार की अपनी डायनामिक्स है। आप जब तक एक ऑनेस्टली फ़ैसला नहीं करते और हम रिएक्ट करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्राइसिस को रिएक्ट करती हैं। अभी ये साहिवाल इंसिडेंट हो गया ना, सडनली रिफॉर्म्स की बात शुरू हो गई है कुछ दिन के लिए। अभी आप देख लीजिएगा, अभी 4 मीटिंग्स होंगी, फिर इसके ऊपर एक नया कमीशन बनेगा जो 2 पॉलिसी पेपर बनाएगा, फिर आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, और वही पुलिस होगी, वही सब कुछ होगा। अफोर्ड नहीं करते हमारे जो पावर स्ट्रक्चर है कि वो पुलिस का उनको बड़ा कन्वीनियंट है, स्टेटस को बड़ा कन्वीनियंट है। आज जो या तो मुझे बताएं कि जो अब MNAs MPs बने हैं PTI के, या तो सारे जो 2013 में हमने एक PTI देखी थी जिसमें नए लोग थे, यंग लोग थे, नया ब्लड था, वो बने। अब वही MNAs वही MPs हैं जिन्होंने सारी पार्टीज बदली हुई हैं और सिर्फ नए स्टेटस को में है। उनका पावर का तरीका, उनका गवर्नेंस का तरीका, उनकी अपने इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स का, वो सब कुछ वही है, सिर्फ स्टिकर बदला है। पहले वहाँ तीर था, तीर की जगह शेर लगा, शेर की जगह बल्ला लग गया, अब पता नहीं हल्ला लगेगा की लगेगा, आगे वो देखी जाएगी, लेकिन उनकी बाकी चीज़ें वही हैं। इसलिए और अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है सूबे में, फ्रैंकली आपको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। वहाँ का पुलिस स्ट्रक्चर आपके खाली सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, आपके पावर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सेंट्रल पिलर है। उसमें ब्यूरोक्रेसी के भी इंटरेस्ट वेस्टेड हैं, उसमें पावर एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट वेस्टेड हैं, उसमें आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इसको एक रहम दिली की बेसिस पर बना हुआ चीफ मिनिस्टर तो हिलता नजर नहीं आता। और इस्लामाबाद से बैठ के आप पुलिस रिफॉर्म लाहौर की नहीं कर सकते, पंजाब की नहीं कर सकते। आई थिंक पुलिस अगर आपने रिफॉर्म्स तभी होंगी, पहले आपका पावर स्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा तो होगी, वरना ये जो कैसा कॉन्सेप्ट है कि खुद आपके मुंतखब अपने MNAs MPs हैं वो खौफजदा हो जाते हैं कि ये अगर वाकई रिफॉर्म्स हो गई तो हम सियासत किस बुनियाद पर करेंगे और कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी रुकावट तो वही हुआ। ये मैं थोड़ा सा KPK की बात करता हूँ, पुलिस की, ये जो उसका वो कैरेडर लेते हैं, बनता भी है उनका किसी हद तक। नासिर दुरानी साहब ने अच्छा काम किया, और जब उनका काम खत्म हो गया तो फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंक भी दिया, मुड़ के पूछा नहीं, चाय की प्याली तक नहीं पिलाई नासिर दुरानी को कि हजूर आपको हमने बेचा था 5 साल और आपकी पुलिस के नाम की वजह से हमें यहाँ पंजाब में भी लोगों ने इस उम्मीद पर वोट दे दिए थे कि ये जो हमारी ये एक तरह की रोग पुलिस हमने पाली हुई है, तो शायद इमरान खान साहब आएंगे, शायद उनके नासिर दुरानी आएंगे और बड़े अच्छे लोगों को लेके आएंगे और हमारी पुलिस ठीक करके देंगे। उसी उम्मीद पे लोगों को चक्कर दिया गया ना। ये चक्कर होता है ना कि आप लोगों ने उनको आके ट्राइब किया और दुरानी साहब ने आपको पूरा तैयार करके दिया प्लान। रिजवान गोंदल केस छोड़ दें, रिजवान गोंदल केस, वो रिजवान गोंदल अभी भी इंतजार में बैठा हुआ है कि मेरी की पोस्टिंग को, ठीक है ना। गुजरांवाला में
वो डीपीओ साहब ने कहा कि जी पेट्रोल पंप गिराना है इकबाल गुजर साहब का, गिरा के दिखाएं। पर वो उन्होंने डीपीओ फारिग, किस रिफॉर्म्स की बात डिप्टी कमिश्नर फारिग, हाँ किस रिफॉर्म्स की बात, किस रिफॉर्म्स की बात करते हैं? जहां जहां कहीं कहीं जहां कॉन्फ्लिक्ट में आया है रूलिंग पार्टी के बंदे का स्टेट के साथ, अभी तो ये बातें इसलिए हैं क्योंकि ये इतना हाईली इमोशनल इशू बन गया हुआ साहिवाल वाला कि इसमें कोई बचत है नहीं, तो इसलिए अभी ये लिप सर्विस है। और देखें अभी जो कमेटी सुन रहे थे इमरान खान साहब को यकदम याद आ गया 6 महीने बाद मैंने रिफॉर्म्स करने, हजूर कुछ ना करें। अभी जो कमेटी बना रहे हैं उसमें किसको बिठा रहे हैं? वही वाले लोग जिनकी वजह से कत्लेआम हुआ है, जिनकी वजह से पुलिस यहाँ अब्यूजेस कर रही है, लोगों को मार रही है। उसमें आईजी को भी डाल दिया है, वहां से केपीके का उन्होंने रख दिया जरा आप उनको सलाउद्दीन मसूद साहब को भी डाल दिया है, और एक आध फिर अपने बंदे और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी फिर साथ में लगा दिया है। हजूर अगर आप सीरियस हैं, विच आई डाउट, इफ यू आर सीरियस, प्रूव मी रॉन्ग एंड ऑल ऑफ अस रॉन्ग, कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने आके इस पे बनी है पुलिस रिफॉर्म्स में रिकमेंडेशन बनी है, उसमें तारिक खोसा साहब थे, शोएब सडल साहब थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें सारे रिटायर्ड आपके पुलिस अफसरान हैं। उसी कमेटी को उठाएं, उनमें से एक को, सडल साहब को या तारिक खोसा साहब को बनाए उसका चीफ, इनके हवाले करें पूरा पंजाब, क्योंकि पंजाब बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जट और हमारे आरई जो है ना भाई, ये तो जल्दी से आपको रेजिस्ट नहीं करने देंगे। आपको पावरफुल आपको लोग चाहिए, करैक्टर वाले लोग चाहिए, इनके हवाले करें। इनको कहें जना आपका बुजदार साहब से भी कोई तल्लुक नहीं है, आपका होम ऑफिस से भी कोई तल्लुक नहीं है, आपका किसी आईजी से भी तल्लुक नहीं है। यू आर एम्पावर्ड, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतना बड़ा, और इमरान खान साहब करने आए थे, यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग व्हाटएवर यू स्मोकिंग। ओके, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, रैशनल आ जाए, प्रैक्टिकल आ जाए, व्हाई नॉट यार? मुझे ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, दुनिया भर की पुलिस जो ठीक हुई है वो अगेन इसी तरह के कुछ आइडियलिस्ट लोग थे जिन्होंने ये बात के फिर एक काम करे हैं मालिक, ये फिर हमें ना यहाँ पे आके कहते हैं गोलियां मत दें कि हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, फिर नारे मत लगें, फिर आइडियलिज्म की तरफ खुद हमें लेके जाते हैं। इलेक्शन से ये पहले आप हमें पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, ये बुरे हैं, हम बड़े अच्छे हैं। हमने बिलीव किया और लोगों ने बिलीव किया कि आप अच्छे हैं, मान लेते हैं आप अच्छे होंगे, अब साबित करें। अब 6 महीने बाद जब मौका आता है टू प्रूव योर सेल्फ, आप क्या कहते हैं कि यार ग्राउंड रियलिटीज ऐसी नहीं है, यार क्या करें, सियासत करनी पड़ती है, चौधरी को खुश रखना पड़ता है, ये गवर्नर सरवर को रखना पड़ता है, एमपी एमएनए, अभी 25-25 करोड़ रुपए की कहानी आ रही है, एक एमएनए एमपीओ को डेवलपमेंट फंड के नाम पे ये 25 करोड़ देने लगे हैं। नहीं, जब हम बात करेंगे फिर कहेंगे ग्राउंड रियलिटीज हैं। आप लोग उल्टा ताने हमें मिलते हैं, किस दुनिया में रहते हैं आप लोग, ख्वाब देखते हैं। फिर क्या होगा, देखिए ये कैश नहीं मिल रहा है, ये डेवलपमेंट स्कीम से मिल रहा है, उसके तो भाई पहले भी वैसे नहीं करेंगे तो पहले भी वैसे ही होता था, पहले भी कैश इस तरह नहीं मिलता था। एक ब्रेक पर जाना है। वैसे अयाज अमीर साहब ने इस मौजू पर लिखते हुए तो ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जो केपी में रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स नहीं थी, वो तो आईजी ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। उन्होंने कहा कि वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, बस उसमें कोई रिफॉर्म्स वाला कोई मामला, ये उनका एक नैरेटिव है। और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं ये पार्लियामेंट जो है वो एक मरतबा फिर गैर संजीदा लोगों के हाथ चढ़ गई। पहले भी अगरचे ऐसे होता था, लेकिन नई हुकूमत आने के बाद भी वही चल रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा बुरी हालत नज़र आ रही है। तो सूरत हाल क्या बेहतर होने की तवक्को है? फिर नवाज शरीफ साहब को क्या तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली की ख्वाहिश जो इजहार कर रहे हैं, इससे कौन कौन फिर इस अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो कौन कौन मुस्तफीद हो सकते हैं? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अच्छा क्लासा साहब, ये पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? सेनेट में को अलग शिकायत है कि वज़रा नहीं आते, जहाँ पर आते हैं वज़रा वहाँ पर माशाल्लाह और एक आग लगा कर चले जाते हैं। फिर अपोजिशन का रवैया भी वॉकआउट की हद तक रह गया है। क्या हो रहा है? ये संजीदा कब होगा? सर संजीदगी दिखानी चाहिए थी उस वक्त जब इन लोगों ने उनके जिन पे सीरियस केसेस हैं, जिनके खिलाफ ये सारी एक बड़ी कंपेन करके आए थे, पावर में आए थे कि करप्शन पे, जब उनको आप हाउस में ले आएंगे, उनको मौका देंगे कि वो अपने तमाम केसेस अदालतों की बजाय वो यहाँ पे आके पार्लियामेंट में लड़ें, लाइव उनकी तकरीरें दिखाई जाएं। मुझे याद है अपनी दफ़ा ये इतने केयरफुल थे, लास्ट ईयर की बात है, मैं लंबी बात नहीं कर रहा बल्कि इसी साल की बात कर रहा हूँ, ये अभी गुजरा है जो, यहाँ बजट पे एक उन्होंने तकरीर की थी, एक उस वक्त आपको याद, इसाक डार साहब ने उन्होंने पेश किया अपना, उसके बाद और उनकी तकरीर पूरी कौम ने लाइव देखी। अपोजिशन ने डिमांड कर दी थी उस वक्त, आपको याद होगा पीटीआई भी थी और पीपल्स के, हमारी तकरीरें भी दिखाई दें। उन्होंने कहा जनाब परवेज़ रशीद साहब ने और कंपनी ने, नवाज शरीफ साहब ने
ये शायद खकान अब्बासी ने, इन्होंने कहा जनाब यहाँ से तकरीर हम किसी की लाइव नहीं दिखाएंगे, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की दिखाएंगे। इन्होंने कहा जनाब हम फिर बैकआउट करके जा रहे हैं। 1 महीना ये पार्लियामेंट से बहर रही थी अपोजिशन, इनके बगैर हाउस चलता रहा था, उन्होंने इनके बगैर ही सारे इसाक डार एंड कंपनी ने अपना बजट पास करवाया, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने टीवी पे नहीं दिखाने दिया कि आप हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ना डार पे, ना नवाज शरीफ साहब पे, ना दीगर लोगों पे। बेशक अब नहीं बैठते, अब मत बैठे, हम तो इसको ऐसे चलाएंगे। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने उनको माइक दे दिए, उनको कैमरा दे दिया है, जो भी उठता है वो उठ के अपने केसेस की, अपनी करप्शन पे, उन्हीं इदारों के खिलाफ वो तकरीरें करते हुए पूरी कौम को समझाता है कि मैं इनोसेंट हूं, ये इदारे बड़े गलत हैं। जब आपने ये कल्चर यहाँ पे दिया है और आपका ख्याल है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ ये एक्सप्रेशन है, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच उनको जाके अपने फोरम पे इस्तेमाल करनी चाहिए, अदालतों में जाके बात करें, ये वहाँ पे बैठ के बात करें। आपने पार्लियामेंट के अंदर आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं, पीटीआई की हुकूमत ने, वो फिर ये कहेंगे जी पार्लियामेंट हम कैसे चलाते। उसी पार्लियामेंट को चलाने के नाम पर ये ब्लैकमेल हुए सर। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को उसका कमेटी का इन्होंने चेयरमैन बना दे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। अब उनको पता चल गया है कि ये इनकी कमजोरी उनके हाथ चढ़ गई है, इनके हाथ, ये तो बड़े आपको पता है सियासी तौर पर बड़े घाघ लोग हैं, ये तो 30-40 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनको व्हीलिंग डीलिंग मार धाड़ का सारा पता है शहबाज शरीफ एंड कंपनी को। उन्हें एहसास हो गया इमरान खान साहब दब गए हैं, इनको मजीद प्रेस करें। उन्होंने पहले इनसे वो ले ली, चेयरमैनशिप ले ली कि अगर आपने ना दी तो हम कमेटीज में नहीं बैठेंगे, अगर आपने हमें यहाँ पे आके शहबाज शरीफ को चेयरमैन ने बनाया, हाउस नहीं चलने देंगे, हम हाउस के अंदर नहीं आएंगे। अब उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे इन पे करते हैं बम्बार्डमेंट। आगे से इनके पास क्या जवाब है, 2 ही लोग हैं, इससे पहले फवाद चौधरी साहब थे, वो लड़ भिड़ लेते थे, उसके बाद वो मुराद सईद साहब हैं, वो लड़ भिड़ लेते, तीसरा बंदा नहीं रह गया। फैसल साहब भी मेरा ख्याल थोड़ा सा अब वो भी उस बैक फुट पे चले गए। ये चीज सूट करती है शहबाज शरीफ एंड कंपनी को और पीपल्स पार्टी को कि हमारी मारदार, हमारी करप्शन, हमारे केसेस हैं, उनको हम सियासी रंग दे के प्लेटफॉर्म यूज करें। और इन्हीं इमरान खान साहब ने उनको पार्लियामेंट यहाँ पे आपके सामने मिनिस्टर इनक्लेव्स में रखा हुआ है, उन्हीं को प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, उन्हीं को कमेटीज़ का सरबराह बनाया है, वही अपोजिशन लीडर हैं। ये पाकिस्तानी जमहूरियत का इससे बड़ा कुछ तमाशा हो सकता है। अपोजिशन लीडर जो है उस पर इतने क्रिमिनल केसेस हैं, वो आपकी PSC का चेयरमैन भी है, उसको आपने यहाँ पे आकर रिहाइश भी रखी हुई है, वो अडियाला से आता है, कमेटी के इजलास की सदारत करता है। हाँ, चेयरमैन नैब ने उस पर केसेस बनाए, उसने चेयरमैन नैब को बुला लिया, और ये सारा आप लोगों की वजह से हो रहा है, बिकॉज कि आप लोगों ने उनको स्पेस दी है। आप अपना हाउस चलाने के नाम पे आपने जो करप्ट पॉलिटिकल लीड थी उनको वॉइस दी है, उनको स्पीकर दिए हैं, उनको आपने कैमरा दिया है, उनको माइक दिया है, आप भुगते बैठ के। तो ये जो शेख रशीद साहब है, ये स्ट्रेटजी से कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। देखें, जो है प्रोडक्शन ऑर्डर और एक MNA है या पार्लियामेंटेरियन जो भी है, आई थिंक उसका राइट है, उसको आना चाहिए। बात सीरियसनेस या लैक ऑफ इश्यूज़ की डिबेट का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बंदे पे केसेस हैं या नहीं है, या आप इंडिविजुअल केसेस हैं, या उस बंदे ने कितने % टाइम ले लिया। चले, मैं कहता हूँ अगर ये आए हैं 4 लोग, ख्वाजा साद आ गए हैं, शहबाज शरीफ आ गए हैं, 2 बंदे और 10 बंदे और आ गए, चले इन्होंने 1 घंटा हॉक कर लिया टाइम का, 1 घंटा उसने हॉक कर लिया। आपका 4-4 घंटे पार्लियामेंट बैठ रही है, आपके 7 दिन बैठ रही है, 1 दिन तकरीर 2 होगी। परसेंटेज ऑफ टाइम देखें तो जो इन इश्यूज़ में टाइम अगर ले भी कोई लेता है 20% टाइम ले लेगा, 25% ले लेगा। बात यह 75% टाइम में क्या हो रहा है, इश्यूज़ हम भी उन पर फोकस नहीं करते। स्टैंडिंग कमेटीज़ कहाँ हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटीज़ ने अभी तक किया, उसमें स्पीकर का रोल क्या है। देखिए, जो अपोजिशन होगी, कोई भी अपोजिशन होगी, उसका काम है शोर डालना, उसका काम है कि इंप्रेशन देना कि निज़ाम चल नहीं रहा। उसका ये फ़र्ज़ अपने पे डाला हुआ है कि हमने एक फ़िज़ा मायूसी की पैदा करने के सब कुछ डूब रहा है। अंडरस्टैंडेबल है, वो अपना रोल अदा कर रही है। गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नेंस को सामने लाए, स्ट्रांगली लाए। ये गवर्नमेंट का काम है कि बार बार लोगों को बताए। रोज़ जब वो उठ के नारे लगाएं तो आप कहें जी ठीक है, बिल्कुल नारे लगा रहे हैं, ये कौम को बताएं स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी हुई, आप बताएं स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं आ रहे। आप अगर PSC के चेयरमैन हमने आपको बना दिया है तो बताएं आपने अभी तक क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस। यू हैव टू रेज द राइट क्वेश्चंस ऑल्सो। हो क्या रहा है कि इवन अब माहौल ऐसा बन गया कि इवन असद उमर जैसा बंदा जो वैसे कभी बात डिसेंट नहीं करता था, वो भी अब फिक्रबाजियों में शामिल होना शुरू हो गया। जाते हुए उन्होंने बजट स्पीच अपनी एंड की तो उन्होंने कहा आप चीखें मारते रहे और शुक्रिया उनका कि सड़कों में नहीं घसीटा, सरकास्टिकली आ गए। जब दलील ख़त्म होती है तो शोर शुरू हो जाता है, जब आपके अंदर आर्गूमेंट की डेप्थ ख़त्म हो जाती तो आपका सरकाज़म शुरू हो जाता है। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं।
बात यह है कि अपोजिशन ने तो जो करना है तमाशे करने हैं, ये हमेशा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीरियसनेस लाए, एजेंडा सेटिंग करे, स्पीकर उनका है, डिप्टी स्पीकर उनका है, आप एजेंडा सेट करें, फोर्स दी एजेंडा। अगर आप ये कहें कि जी 1 घंटा किसी के बोलने से हाईजैक हो गया तो नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब केसेस बनते हैं, पता नहीं कब बनते भी हैं, हमने तो आज तक हर कोई एंड में बरी हो जाता है, डील एंड में हर एक की हो जाती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे कोई है, डीलें ही आज तक हम होते देख रहे हैं। इसलिए इशू अब जिस रविश पे चली थी पीटीआई के 2 इशू थे, अकाउंटेबिलिटी और दूसरा इशू था इनका गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी पे मुझे तो ख़तरा ये लग रहा है कि ये नारा जौन सा है, निज़ाम में कैपेसिटी नहीं है और उसकी वजह से इस नारे में क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। उनको चाहिए कैपेसिटी बढ़ाएं अकाउंटेबिलिटी की, खुद ही नारा आगे इफेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस शो करें, खुद ही आपकी डिबेट आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करेगी। क्लास साहब ये जो कर रही है वैसे पीटीआई, ये स्ट्रेटजी है या स्टूपिडिटी है? बड़ा खूबसूरत सवाल है, मेरा ख्याल इसको मैं लेफ्ट करते हैं। मैं थोड़ा मालिक साहब के उस पर, मालिक साहब Maybe it is a strategy of stupidity. बाज ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनके बारे में होता है कि यार ये जो है ना, इनको यूनिवर्सिटीज़ के ना प्रोफेसर होना, इनको हार्वर्ड में, इनको ऑक्सफोर्ड में, इनको लेक्चर्स देने चाहिए थे ऑन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस। बड़ा खूबसूरत। मैं मालिक साहब की, आपको पता है, इनकी ज़हाना से हमेशा मुतासर रहता हूँ, बाकी चीज़ों से हूँ ना हूँ मुतासर, इनकी ज़हाना से मैं रहता हूँ। सवाल ये है, ये सारी जो बातें बता रहे हैं, ये आपका ख्याल है इन पे असर करती हैं? ये एकेडमिक जो चीजें बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये वो लोग, अब आप मुझे कहें मालिक स्टॉप स्मोकिंग व्हाट यू बीन स्मोकिंग। सर ये जो चीजें बता रहे हैं, मैं ये बताऊं इनका, ये सारे जो हैं, जब आपने स्ट्रक्चर कैसा बना दिया, ये कहते हैं तकरीर कर लेते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब जब भी उठे कोई तकरीर उन्हें अपने मुकदमे के अलावा कोई की है? नंबर 1, उनको किसी ने नहीं समझाया कि हजूर आपको लाया गया अपना मुकदमा लड़ने के लिए नहीं लाया गया, आपने कौम के मुकदमे लड़ने। उन्होंने किसी दिन कौम की बात की है? वो अपनी बात करते रहते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं? अपने मुकदमे पे कहानियां बना के उसके बाद वॉकआउट कर जाते हैं, अपनी कहानी सुना के उसके बाद भाग जाते हैं। फिर बैठे उनकी भी सुने, पीटीए वालों की इतनी जरूरत उनमें है नहीं उनकी सुने। एक चीज वैसे चौधरी निसार साहब ने शुरू किया था काम ये। आपने स्ट्रक्चर क्या काम किया है? स्ट्रक्चर इन्होंने मिस्टेक जो की है कि जो मुलजिम हैं वो आपने बना दिए पीएससी के चेयरमैन, और जो उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो मुलजिम बन के पेश हो रहे हैं। मैं पीएससी की मिसाल दे रहा हूं कि चेयरमैन आपका नैब जो है उसने केसेस किए हैं शहबाज शरीफ साहब या दीगर लोगों पे, गलत है सही फैसला होना है। अब वो बैठ के अकाउंटेबिलिटी करे चेयरमैन नैब शहबाज शरीफ की, उल्टा शहबाज शरीफ उनकी कर रहे। जब आपने स्ट्रक्चर इतना बुरा बना दिया है, बैड आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिए, तो फिर उसके बाद डिस्टॉर्शन होगी, पार्लियामेंट आपकी नहीं चलेगी। इन्हें पहले दिन स्टैंड लेना चाहिए था कि हम गलत और करप्ट लोगों के खिलाफ हम आपको आके पोजीशन नहीं देंगे। इन्होंने बात की स्टैंडिंग कमेटीज की। अब स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन कौन लगेंगे? अब 10-15 सीटें जाएंगी इनको जाएंगे पीएमएल नवाज वालों को। 5 साल उन्हीं का दौर रहा है। 8 गई है जी, 8 गई। अब 8 चेयरमैन उनके, वो तो आप ये बैठ के अपने दौर की चीजें नहीं आने देंगे। अच्छा, वहां पे हमजा शहबाज को लगाने लगे हैं, वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, वो अपने बाप के अकाउंट्स का वो वहां हिसाब करेगा, ये अपने भाई के आके हिसाब करेंगे। सो आपने इस पार्लियामेंट को माकरी ऑफ पार्लियामेंट कर दिया। करने वाले कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं। बात करें तो वो कहते हैं ना आपने हमारी जमहूरियत खतरे में डाल दी है। सुनता जा सर, धुनता जा। फिर तो जो हो रहा है फिर इसका मतलब यही सूट करता है सबको। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, बहुत शुक्रिया हमारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।